कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। पिछले दिनों हमारे पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाते हुए फोटो और वीडियो जारी किया था। वैसे भी मोदी सरकार बॉलीवुड से कुछ ज्यादा ही प्रभावित लगती है। पीएम मोदी के स्टाइल स्टेटमेंट से लेकर फोटो शूट्स और रैलियों और सभाओं में उनके इमोशनल भाषण से सभी परिचित हैं। कभी वो विपक्षियों को ललकारते हुए सुनाई देते हैं, तो कभी इतने भावुक अंदाज में भाषण देते हुए दिखाई देते हैं कि उनकी आंखों में आंसू टपक पड़ते हैं। बीते 6 साल में देश ने मोदी जी के कई रूप को देखा है और ऐसे प्रदर्शन उन्हें किसी उम्दा कलाकार के बराबर खड़ा करते हैं। खैर, ये तो रही पीएम मोदी की बात, लेकिन याद कीजिए कि पिछले साल जब देश में आर्थिक मंदी पर चिंता जताई जा रही थी, तो उन्हीं के मंत्रिमंडल में शामिल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि अगर देश में हिंदी फिल्में करोड़ों का कारोबार कर रही हैं, तो फिर देश में मंदी कैसे है। मतलब ये कि फिल्में देखने के लिए लोगों के पास पैसा है, इसीलिए करोड़ों का कारोबार हो रहा है, इसीलिए देश में कोई मंदी वंदी नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को संवेदनशील बताते हुए अपना यह बयान वापस ले लिया था। अब वैसी ही संवेदनशीलता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में अभी दिखनी बाकी है, लेकिन वो भी फिल्मों से काफी प्रेरित लगती हैं, प्रभावित लगती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने देश की आर्थिक बदहाली के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के रूप में सामने आए असाधारण एक्ट ऑफ गॉड का सामना कर रही है, जिसकी वजह से इस साल अर्थव्यवस्था के विकास की दर सिकुड़ सकती है। उनके इस एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान ने फिल्म ओ माई गॉड यानी ओएमजी की याद दिला दी। वैसे जनता तो अब तक यही मान रही थी कि देश को मोदी सरकार चला रही है, इसीलिए 2014 के बाद 2019 में भी मोदी जी के चेहरे पर ही जनता ने भरोसा दिखाया और उन्हें फिर प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। लेकिन अब शायद ये मानना पड़ेगा कि देश तो भगवान चला रहे हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ने से लेकर महंगाई बढ़ने तक जनता की हर दुख हर तकलीफ के पीछे शायद भगवान ही की मर्जी रही होगी। यह और बात है कि इसी देश में कुछ लोगों ने मोदी जी को ही भगवान मान लिया, इसीलिए चाहे वे गुफा में बैठकर ध्यान लगाएं या मोर को दाना चुगाएं, सब कुछ भगवान की लीला ही दिखती है और उस पर सवाल उठाना, यानी कि प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना भगवान पर सवाल उठाना माना जाता है। तो आज आईने की नजर से मोदी राज में भगवान की लीलाओं को समझने के साथ पड़ताल की जाएगी, राज्यों को मिले झूठे वादे की और कांग्रेस में चल रही हलचलों की। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं निर्मला सीतारमण के एक्ट ऑफ गॉड। 3 बरस पहले 1 जुलाई 2017 को मोदी जी ने आधी रात को जीएसटी लागू करने का ऐलान किया था। उन्होंने इसे आर्थिक आजादी का नाम दिया था। सरकार के किसी फैसले को इस नाटकीयता के साथ शायद ही कभी पहले पेश किया गया हो। इसे आर्थिक आजादी का नाम देना था तो लागू करने का वक्त अंग्रेजों से मिली आजादी के जैसे आधी रात को चुना। संसद को बाकायदा रोशनी और फूलों से सजाया गया ताकि लोग वाकई ये मानने लगें कि देश अब सही मायनों में आजाद हुआ है। इस नाटकीयता की चकाचौंध में ये पूछने की जहमत किसी ने नहीं उठाई कि आर्थिक आजादी का क्या मतलब है। क्या अब तक हम अंग्रेजों या किसी और देश के आर्थिक निर्देशों पर चल रहे थे? 1947 से लेकर 2017 तक क्या देश ने किसी किस्म की आर्थिक प्रगति हासिल नहीं की? ऐसे सवाल लगातार सरकार से पूछे जाते तो शायद उनकी मनमर्जियों पर थोड़ी लगाम लगती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा ये रहा कि सरकार ने पहले जीएसटी लागू किया, फिर बार बार इसके प्रावधानों में बदलाव किए जाते रहे। टैक्स को लेकर इतने प्रयोगों से व्यापारी परेशान हो गए, लेकिन सरकार उनकी परेशानियों को दूर करने की जगह देशभक्ति और ईमानदारी की सीख देने में लगी रही। मानो हर व्यापारी अब तक बेईमानी से ही काम कर रहा था, जबकि देश का काम ईमानदारी से टैक्स भरने वालों के कारण ही चलता है। कायदे से तो केंद्र को राज्यों को भी जीएसटी का मुआवजा देना था, लेकिन सरकार इसमें भी गोलमोल बात कर रही है और उम्मीद से कम जीएसटी कलेक्शन का रोना रो रही है। 41वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने जीएसटी कलेक्शन पर काफी बुरा असर डाला है। वे देश में विकास के उल्टे घूम रहे पहिए यानी डूबती अर्थव्यवस्था को भी कोरोना का परिणाम बता रही हैं और उनके मुताबिक कोरोना एक्ट ऑफ गॉड है। तो एक्ट ऑफ गॉड, लेकिन अगर देश इस समय तरक्की करता तो वो एक्ट ऑफ मोदी कहलाता, और जब देश बुरी तरह पिछड़ रहा है तो ये एक्ट ऑफ गॉड है। बहाने गढ़ने में तो मोदी सरकार का कोई मुकाबला ही नहीं है। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एक्ट ऑफ गॉड वाला बयान सुन लेना चाहिए, फिर शायद वो चीन पर इसकी तोहमत लगाना बंद कर दें। वैसे देश अगर चाहे तो राहुल गांधी के बयानों पर भी गौर फरमा ले, जो कोरोना की शुरुआत से इसके भावी परिणामों से लेकर सरकार को आगाह कर रहे थे।
बता रहे थे कि अगर कोरोना की टेस्टिंग न बढ़ाई गई तो मामले और बढ़ेंगे। वो बता रहे थे कि सरकार ने अगर गरीबों के खाते में नकदी नहीं डाली तो आर्थिक संकट बढ़ेगा, लेकिन सरकार तो शायद केवल भगवान के निर्देशों पर ही चलती है। वैसे अब भी राहुल गांधी ने आर्थिक बदहाली के लिए 3 बड़े कारण बताए हैं: नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन। नोटबंदी की विफलता जनता ने देखी, मगर सरकार ने अब तक नहीं मानी। लॉकडाउन में भी गरीब ही परेशान हुए और सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही। अब जीएसटी के पीछे धोखा भी खुलने लगा है और देखिए अब भी सरकार ने सारा दोष भगवान पर मढ़ दिया है। हालांकि वो जानती है कि उसका ये फैसला भी गलत ही साबित हो रहा है। तो आइए जरा इस चालाकी को भी समझ लेते हैं। कोरोना के कारण देश में आर्थिक संकट नहीं आया, बल्कि सरकार के लॉकडाउन के फैसले के कारण दिक्कतें शुरू हुई। कोरोना तो वैसे भी इस साल आया है, लेकिन सरकार को 2019 के अगस्त में यानी 1 साल पहले ही ये समझ आने लगा था कि राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के लिए कंपनसेशन सेस संग्रह काफी नहीं है। कंपनसेशन सेस संग्रह हर महीने 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए हो रहा था, जबकि राज्यों को हर महीने 14,000 करोड़ रुपए देने पड़ रहे थे। दरअसल जीएसटी के बाद राज्य टैक्स कलेक्शन के लिए केंद्र पर डिपेंड हैं। राज्यों के पास अब पेट्रोलियम, शराब और स्टाम्प ड्यूटी को छोड़कर कोई और कर संग्रह का अधिकार नहीं रह गया है। इन तीनों को छोड़कर बाकी टैक्स अब जीएसटी में शामिल कर लिए गए हैं। जीएसटी के लागू होने से वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, चुंगी, परचेज टैक्स आदि सभी खत्म हो गए हैं। इससे पहले राज्य सरकार को अपने खर्च चलाने का राजस्व मिल जाया करता था। अब ऐसा नहीं है, तो इसे कंपनसेट करने के लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करते वक्त राजस्व में 14% के इजाफे की गारंटी दी थी। राज्यों ने भी स्वीकार कर लिया था, क्योंकि अधिकतर राज्यों में भाजपा की ही सरकार थी और गैर भाजपाई राज्यों को भी लगा कि शायद इससे उन्हें फायदा हो। केंद्र ने भी राज्यों के लिए कंपनसेशन सेस की व्यवस्था की, लेकिन ये कंपनसेशन सेस हर उत्पाद पर नहीं लगाया जा सकता है। लग्जरी आइटम और कुछ अन्य उत्पादों जैसे शराब, सिगरेट आदि पर ही टैक्स लगाने की व्यवस्था थी। नोटबंदी और जीएसटी के कारण पिछले 3 साल से देश की आर्थिक सेहत खस्ता हुई है। अब जिस पर कंपनसेशन सेस लगाया था, जैसे कार, सिगरेट, शराब, उन सब की बिक्री भी कम हुई है। इन सब का असर कंपनसेशन सेस के संग्रह पर हुआ है। यही वजह है कि राज्यों को कानून के मुताबिक कंपनसेशन राजस्व नहीं मिल रहा है। जीएसटी लागू करते वक्त जिस फॉर्मूले पर सहमति बनी थी, उसके तहत अगर राजस्व में कोई कमी होती है तो ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो राज्यों को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए संसाधन जुटाए। लेकिन अब केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं दे सकते, राज्य अपनी तंगी से खुद निपटें और जरूरत हो तो कर्ज ले लें। तो केंद्र सरकार के इस रवैये से राज्य अब हैरान परेशान हैं कि कैसे अपना खर्च चलाएं। कहीं राज्य विकास कार्यों को रोक रहे हैं तो कहीं सैलरी में कटौती हो रही है। बार बार केंद्र से कहा जा रहा है कि उनका कंपनसेशन जल्द दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें निराशा ही मिल रही है। सोनिया गांधी ने इसे विश्वासघात कहा है, जो शायद गलत नहीं है। आपको बता दूं कि जीएसटी में राज्यों के टैक्स रेवेन्यू का लगभग 42% हिस्सा है और राज्यों के टोटल रेवेन्यू का लगभग 60% जीएसटी से आता है। और जब जीएसटी कलेक्शन ही कम होगा तो राज्यों का रेवेन्यू भी घट ही जाएगा। एक देश एक टैक्स जैसा नारा तो मोदी सरकार ने बड़े जोश के साथ दिया था, लेकिन इस जोश में होश कैसे खोया गया, ये अब दिख रहा है। राज्य अपना कंपनसेशन मांग रहे हैं और सरकार उन्हें ऑप्शन दे रही है कि या तो ये कर लो या वो कर लो। जीएसटी की बैठक में राज्यों को मुआवजे का मुद्दा उठा तो वित्त मंत्री ने अपने आर्थिक कुप्रबंधन को बड़ी चतुराई से भगवान की ओट में छिपा लिया। इसके बाद उन्होंने राज्यों के सामने 2 विकल्प यानी 2 ऑप्शन रखे और राज्यों को अपने विचारों के साथ आने के लिए 7 दिनों का समय दिया है। पहला ऑप्शन आरबीआई के परामर्श से राज्यों को एक विशेष उधारी मार्ग प्रदान करना है, जो उचित ब्याज दर पर 97,000 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। पैसा उपकर के संग्रह से 5 साल बाद चुकाया जा सकता है। जबकि दूसरा ऑप्शन ये है कि इस साल पूरे जीएसटी मुआवजे के अंतर को आरबीआई से सलाह लेने के बाद उधार के जरिए पूरा किया जाए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने दोनों ही ऑप्शंस को नकारने योग्य बताया है। उनके मुताबिक पहले ऑप्शन में राज्यों से कहा गया है कि वे अपने भावी प्राप्तियों को क्षतिपूर्ति उपकर के तहत उधार लें। इससे वित्तीय बोझ पूरी तरह से राज्यों पर पड़ता है। दूसरे विकल्प के तहत राज्यों को आरबीआई विंडो से उधार लेने की जो बात है, वो असल में बाजार उधार ही है, केवल इसका नाम अलग है। इसमें भी सारा वित्तीय बोझ राज्यों पर ही पड़ता है। चिदम्बरम का कहना है कि केंद्र सरकार वित्तीय जिम्मेदारियों से खुद को दूर कर रही है। ये घोर विश्वासघात है और साथ ही कानून का सीधा उल्लंघन भी।
पी चिदम्बरम ने इन दोनों ऑप्शंस की पोल खोलने के साथ ही निर्मला सीतारमण से सवाल भी किया है कि अगर महामारी एक्ट ऑफ गॉड है तो हम वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन की कैसे व्याख्या करेंगे? क्या वित्त मंत्री मैसेंजर ऑफ गॉड के तौर पर जवाब देंगी? तो पी चिदम्बरम के सवाल पर भाजपा की ट्रोल आर्मी कोई नया कुतर्क गढ़ सकती है, लेकिन अगर अंधभक्ति, कुतर्कों और जवाबदेही से बचकर ही देश विकास कर सकता था तो बात ही क्या थी। ये सच तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि देश सही फैसलों से आगे बढ़ता है और अगर फैसले गलत हुए तो अब तक के किए कराए पर पानी फिर सकता है। जीएसटी के कारण उपजा ताजा संकट इस बात का सबूत है, जिसमें राज्यों की हालत खरबूजे की तरह हो गई है। खरबूजा आप जानते ही हैं कि चाहे चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर, दोनों ही सूरतों में कटना तो खरबूजे को ही है। राज्य भी इस वक्त आर्थिक तंगी में कट ही रहे हैं और सरकार नए नए झूठ गढ़ने में व्यस्त है। कोरोना को एक्ट ऑफ गॉड बताकर वित्त मंत्री ने अपनी नाकामी छिपाने की पूरी कोशिश कर ली। हालांकि देश और दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसियां और अर्थशास्त्री लगातार यही चिंता कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले वक्त में और बिगड़ेगी, जीडीपी माइनस में चली जाएगी। लेकिन झूठ का पुलिंदा कैसे खड़ा किया जा सकता है, खाली गिलास को हवा से भरा कैसे बताया जा सकता है, इसकी मिसाल 22 अगस्त को बीजेपी फॉर इंडिया के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट में किया गया। इसमें भारत समेत 9 देशों के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़े देते हुए यह दावा किया गया है। ट्वीट में कहा गया है कि कोविड महामारी की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था में खून खच्चर मचा रहा और विकास दर 0 से नीचे चली गई। ऐसे में साल 2020 में सकारात्मक वृद्धि दर के साथ भारत जगमगाता हुआ स्थान बनाए रखेगा। ये सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का स्थान भी बरकरार रखेगा। इस ट्वीट के साथ एक इन्फोग्राफिक्स भी लगाया गया है। बाद में बीजेपी दिल्ली, बीजेपी ओडिशा और बीजेपी नागालैंड ने भी इस इन्फोग्राफिक्स को शेयर किया। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने अप्रैल में एक ट्वीट में इसी इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2020 और 2021 में जीडीपी का अनुमान था। अप्रैल में किए गए ट्वीट में कहा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो कोरोना के आघात को झेल सकती है। ऐसे समय में जब दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं मंदी और आर्थिक बदहाली की ओर बढ़ रही हैं, आईएमएफ ने 2020 और 2021 में 7.4% वृद्धि का अनुमान लगाया है। अगस्त और अप्रैल के दोनों ट्वीट्स में एक ही इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल आईएमएफ साल में 2 बार अप्रैल और सितंबर में अपना आउटलुक यानी भविष्य का अनुमान जारी करता है। बीजेपी ने अप्रैल में जिस इन्फोग्राफिक का इस्तेमाल किया वो वाकई आईएमएफ ने जारी किया था, लेकिन बीजेपी के लोगों ने चालाकी से इसी इन्फोग्राफिक का इस्तेमाल सितंबर का आउटलुक बताते हुए भी कर लिया, क्योंकि वो भारत की अच्छी तस्वीर दिखा रहा था। इस चालाकी में बीजेपी ने ये ध्यान नहीं दिया कि इस साल जून महीने में आईएमएफ ने अपने आउटलुक की एक बार फिर समीक्षा की और नए आंकड़े जारी किए। इनमें 2020 के दौरान भारत की जीडीपी 0 से 4.5% नीचे दिखाया गया था। आईएमएफ ने अपने बयान में कहा था कि भारत की जीडीपी 4.5% सिकुड़ेगी। इस बयान के बाद बीजेपी के ट्विटर हैंडल से बोला गया झूठ साफ पकड़ में आ रहा है। बीजेपी का यह दावा भी गलत है कि भारत सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ ने चीन और आसियान के 5 देशों की अर्थव्यवस्था को भारत से बेहतर होने की बात कही है। इसने ये भी कहा है कि चीन एकमात्र देश होगा जिसकी विकास दर सकारात्मक यानी 0 से ऊपर होगी। यानी ये साफ है कि बीजेपी ने आईएमएफ के इन्फोग्राफिक्स का गलत इस्तेमाल कर भ्रामक दावा किया। ये भी साफ है कि बीजेपी ने विकास दर के मामले में भारत की गलत तस्वीर पेश की। तो भारत की अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार के फैसलों ने गर्त में पहुंचा दिया है, यह जानने के लिए किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है। चारों तरफ फैली बेरोजगारी, गरीबी, लोगों के चेहरे पर झलकती लाचारी और बढ़ती महंगाई में किसी तरह गुजर बसर करने की कोशिश ही सब कुछ बयां कर देती है। मगर सरकार ये सब नहीं देख रही है, न ये देख रही है कि कैसे अच्छे दिनों का झूठ देश को खोखला कर चुका है। सरकार शायद अपने गिरेबान में झांकना ही नहीं चाहती है। उसकी कोशिश केवल भारत को कांग्रेस मुक्त करने और किसी भी तरह कांग्रेस की, खासकर गांधी परिवार की छवि को खराब करने की है। और उसकी इस कोशिश को कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सामने आए मतभेद ने मजबूत करने का काम किया। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन दिनों कुछ बड़े नेताओं की नाराजगी का सामना कर रही है। हाल ही में नेतृत्व चयन को लेकर बुलाई गई कार्य समिति की बैठक यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस का मतभेद खुलकर सामने आ गया। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे 23 नेताओं ने पार्टी के आलाकमान सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और संगठन चुनाव की मांग की थी।
और हाल में यहां तक कहा गया कि अगर कांग्रेस में चुनाव नहीं हुआ तो पार्टी 50 वर्षों तक विपक्ष में ही बैठी रह सकती है। इस कलह के बाद अब कुछ कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद को पार्टी से बाहर करने की बात कर रहे हैं तो कुछ दबी जुबान में उनका साथ दे रहे हैं। कांग्रेस में आई इस दरार का फायदा लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ऐसी खबरें हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में। खैर, बीजेपी ने पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं को तोड़ा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि कांग्रेस अपनी दरारों को अपनी खूबियों की सीमेंट से भरने का काम तेजी से शुरू कर दे। वे खूबियां जो कांग्रेस को दूसरे दलों से अलग करती थीं। कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो पूरे देश की पार्टी हुआ करती थी, यानी उसकी मौजूदगी भारत के हर इलाके में थी। लेकिन आज बीजेपी पूरे भारत की पार्टी दिखती है। इसका अंदाजा इस दिलचस्प तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि 1952 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 45% वोट हासिल हुए थे और 2019 के आम चुनाव में ठीक यही आंकड़ा भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के पास आ गया। कांग्रेस की दूसरी खूबी ये थी कि उसके पास जम्मू कश्मीर से केरल तक और गुजरात से असम तक एक प्रभावशाली संगठन हुआ करता था। हर राज्य में, हर इलाके में पार्टी के पास कद्दावर और जमीनी नेता थे। अब जो कद्दावर नेता हैं उन्हें संभालना आला कमान के लिए मुश्किल हो रहा है और पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता बढ़ रही है। कांग्रेस की तीसरी खासियत देश को प्रभावशाली नारे देने की थी। जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक तीर्थस्थल जैसे विचारों या लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान जैसे नारों में मतदाता देश की तस्वीर देख सकते थे। मगर अब कांग्रेस ऐसे नैरेटिव और नारे नहीं दे पा रही है। अगर वो चौकीदार चोर है जैसे नारे देती भी है तो बीजेपी उसे अपनी चतुराई से अपने फायदे में भुना लेती है। कांग्रेस को इस चालाकी का तोड़ निकालना पड़ेगा। कांग्रेस की चौथी खूबी थी कि वो भविष्य के भारत की तस्वीर दिखला सकती थी। बड़े कारखाने या बांध बनाने की बात हो या बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फैसला, उसमें लोगों को भावी तरक्की का एहसास होता था। मगर अब कांग्रेस भविष्य में कैसा भारत चाहती है, इसे लेकर वो भी कोई स्पष्ट नजरिया लोगों के सामने नहीं रख पाती है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत जैसे नारे खड़े करने में सफल रही है और कांग्रेस केवल उसका जवाब देती रह जाती है। कांग्रेस की पांचवी खूबी थी उसकी राजनीतिक विरासत, आजादी के लिए उसका संघर्ष, जिस वजह से उसे देशभक्ति का पर्याय भी बना दिया गया था। एक जमाने का वो पोस्टर भी इसका उदाहरण है जिसमें लिखा गया है कि कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देकर लोग अपने राष्ट्र प्रेम का परिचय दें। लेकिन अब बीजेपी ने देशभक्ति को ब्रांड बनाकर उस पर अपना कॉपीराइट कर लिया है। हिंदुत्व, धर्म, नारेबाजी और देशभक्ति का कांग्रेस विरोध का ऐसा मिश्रण भाजपा ने बनाया है कि जिसकी काट कांग्रेस नहीं ढूंढ पा रही है। तो बीजेपी ने कांग्रेस के महान नेताओं पर भी बड़ी चतुराई से अपना हक जमा लिया। गांधी जी को स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, सरदार पटेल को मूर्ति में जड़कर उनके विचारों को कैद कर दिया, जबकि कांग्रेस राजनीति के इस गुबार में अपना अस्तित्व ढूंढती रह गई। इस वक्त भी वो नहीं संभली, यानी कांग्रेस इस वक्त नहीं संभली तो शायद बहुत देर हो जाएगी। वैसे यही बात देश पर भी लागू होती है। धर्मनिरपेक्षता, सहनशीलता, असहमति के लिए जगह, उच्च आदर्शों वाली राजनीति, ये सब भारत की खूबियां थीं जो मौजूदा वक्त में गुम हो रही हैं। इन्हें संभालना और सहेजना जनता का काम है और इसमें देर नहीं होनी चाहिए। खैर, शायर मेहताब राय ताबा ने ठीक ही फरमाया है कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।